ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। तुमने मुझे कंपटीशन में क्या हरा दिया, तुम तो अपने आप को कुछ और ही समझने लगे। गलतफहमी तुम्हें अपने आप को लेकर है, वरना मुझे चैलेंज करने से पहले ना तुम 100 बार सोचते। आपकी बेचैनी बता रही है कि उस लड़की ने आपका सुकून छीन लिया है। छोड़िए ना भाभी, अब मुझे कैसे, कहाँ, कब सुकून मिलेगा ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा ये सब छोड़िए, आपके भैया आपको बुला रहे हैं, आपसे कुछ बातें करनी है। बात क्या है लेकिन? चांद को पाने की नहीं, चांद को तोड़ने की जिद है भाभी। वो सचमुच अपने आप को आसमान में समझती है और मैं उसे टूटकर जमीन पर गिरते हुए देखना चाहता हूँ बस। देख लीजिए, अब इस हालत में देवर जी पढ़ाई क्या करेंगे और पास क्या होंगे। मैं तो कहती हूँ जो भी करना है जल्दी से जल्दी कीजिए, वरना 10 साल और लग जाएंगे। भाभी भैया इस मामले में क्या करेंगे? मुझे तो बस अब एक ही रास्ता नजर आ रहा है, क्यों ना उसे मैं अपनी देवरानी बनाकर इस घर में ले आऊं। आज के बाद किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी मत कर। क्या कहा था तुमने कि जीतने वाला जो कहेगा हारने वाले को वो करना पड़ेगा। चलो खड़े हो जाओ। मैंने कहा खड़े हो जाओ। और वैसे भी मैं अकेले इस घर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते बहुत थक चुकी हूँ, कम से कम मेरी कुछ जिम्मेदारी तो कम होगी। भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? इसमें गलत क्या है देवर जी? अगर वो शादी करके इस घर में आ जाती है तो उसे आपके सामने झुककर ही रहना पड़ेगा। और वैसे भी कहा जाता है कि पत्नी की जगह पति के कदमों में होती है, और आप तो उसे वैसे ही अपने कदमों में झुकाना चाहते हैं। सोच लो, अगर ज्यादा परेशानी हो तो ऐसा भी हो सकता है। खैर अनिकेत, मैंने तुम्हें यहाँ ये कहने के लिए बुलाया था कि कल मैं और वर्षा अहमदाबाद जा रहे हैं 2 दिन के लिए। पार्टी की शिविर है तो वर्षा भी अपने घर वालों से मिल लेगी, इसलिए मैं वर्षा को भी साथ लेकर जा रहा हूँ। जी ठीक है भैया। लेकिन मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त है आदित्य, कल उसकी बहन की शादी है और शादी में शामिल होने के लिए हम तो है नहीं। पार्टी की शिविर है और मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता हूँ। तो अनिकेत एक काम करना कि शादी में तुम चले जाना, मैंने गिफ्ट मंगवा कर रख दिया है। जी भैया मैं चला जाऊँ। तुम वो गिफ्ट लेते जाना और आदित्य से कहना कि मुझे माफ करे मैं आ नहीं पाया, पार्टी की शिविर थी उसे छोड़ नहीं सकता था। ठीक है? ठीक है भैया, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं शादी अटेंड कर लूंगा। ठीक है, अब तुम जाओ आराम करो। अनिकेत तसल्ली रखो, मैंने आज तक तुम्हारी कोई भी खुशी से समझौता नहीं किया और ना ही आगे करूंगा। बस तुम अपने गुस्से पे काबू रखो। ठीक है भैया, जाओ। आप क्यों परेशान हो रहे हो? जाकर सो जाइए ना, मैं जाग रही हूँ ना, वसुधा भी आ ही जाएगी। मैं ये कैसे भूल जाऊं कि मैं एक जवान बेटी का बाप हूं जो इस वक्त घर के बाहर है। बाहर नहीं है, वो शादी की रस्म में गई है, अपनी सहेली के घर गई है। तुम्हें पता है आधी रात से ज्यादा का वक्त हो चुका है। मुझे चिंता इस बात की है कि वो अकेली घर आएगी कैसे। कैसे आएगी मतलब? आपको क्या लगता है हमारी बेटियां अभी भी बच्चियां ही है? अरे तीनों की तीनों बड़ी हो गई है अब। चिंता तो इस बात की है कि वो बड़ी हो गई है, लेकिन उसकी समझ बच्चों जैसी है, बच्चों जैसी। तभी तो इतनी रात गए अभी तक बाहर। अरे तुम उसे समझाती क्यों नहीं हो? इतनी आजादी अच्छी नहीं है, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। क्या पछताना पड़ेगा? शादी की रस्म में जाने से रोक दो, उसकी सहेली की शादी है,
मैं उसे रोकने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतनी पाबंदी तो होनी चाहिए कि वो 10 बजे से पहले घर लौटा है। वसुधा वैसे भी कहाँ जाती है? कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, और जाती कहाँ है वो? मुझे लगता है गाड़ी का हॉर्न है, मैं देखता हूं। आप इतनी दूर हमें छोड़ने के लिए आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। क्या मैं आपको छोड़ने इसलिए आया हूं ताकि आप मुझे थैंक यू बोले? मैं भी यही सोच रहा था कि अगर आप शादी में नहीं आई होती तो क्या शादी में इतनी रौनक होती? अब हमारी दीदी जहाँ भी जाती है वहाँ रौनक तो आ ही जाती है। हाँ, वो बात तो बिल्कुल सच है। वैसे आपसे मिलने के बाद आपकी हर बात, आपकी हर सोच से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूं। आपको देखने के बाद मेरी सोच सार्थक हो गई। अरे वाह, आप तो बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। सिर्फ बातें? मुझे तो लगता है कि मैं इंसान भी शायद बहुत अच्छा हूं। आप अच्छे ही नहीं, आप तो मनोरंजक भी हैं। अब इसे खुशनसीबी ही कहेंगे। अगर मैं किसी तरह किसी को हंसा सकता हूँ, खुश कर सकता हूँ, तो इसे खुशनसीबी ही कहा जाएगा। वैसे आप कल क्या कर रही हैं? कल का प्रोग्राम? वही, कल पारुल की शादी है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं उसकी शादी में ना हूँ। तो अगर आप कहें तो मैं आपको लेने आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं अपनी सहेली की शादी में आकर उस पर एहसान कर रही हूँ। अगर पारुल नहीं भी बुलाती ना, तब भी मैं जरूर आती उसकी शादी में। शादी की रस्मों में टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला, है ना? आपको भी काफी देर हो गई। आपके माँ पापा भी तो वेट कर रहे होंगे। अब देखिए ना, अगर दिन का वक्त होता ना तो मैं मम्मी और पापा से जरूर मिलाती आपको। कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे। चलिए चलता हूँ फिर। अच्छा हाँ, कल मैं और पारुल हम दोनों आपका इंतजार करेंगे। जाहिर सी बात है, आप जब तक नहीं आएंगी शादी में रौनक कहाँ से आएगी? ओहो, हम जरूर आएंगे। चलिए, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो छुटकी को उठा लेते हैं ना, सो रही है अभी तक। अरे बाप, आप अभी तक जाग रही हैं? हाँ, कहाँ थे तुम लोग? इतना लेट कर दिया। पापा गुस्से में है। पापा सो गए क्या? तुम तीनों घर के बाहर हो तो मुझे नींद कैसे आ सकती है? इतनी देर क्यों हो गई? पापा वो मेहंदी की रस्म थी ना, तो उसी वजह से थोड़ी देर होगी। फिर गाना बजाना भी हो रहा था। और ऐसी रस्मों में तो लेट हो ही जाता है ना। वो लड़का जो तुम्हें गाड़ी से छोड़ने आया था, वो कौन था? पापा वो पारुल का भाई था, आदित्य। अच्छा अच्छा, जिसकी तुम उस दिन तारीफ कर रही थी। हाँ, लेकिन इतनी रात गए वो छोड़ने आया, ये भी तो बहुत अच्छी बात है ना। किसी के माथे में नहीं लिखा हुआ कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो टैक्सी लेकर भी तो आ सकती थी ना। पापा हम लोग टैक्सी पकड़कर ही आने वाले थे, लेकिन आदित्य ने कहा कि जब हमारे पास गाड़ी है तो फिर टैक्सी का इंतजार करने की क्या जरूरत है, बस इसीलिए हम लोग। लेकिन पापा, अगर आदित्य ने हमें घर तक छोड़ दिया तो इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है ना। ये तुम कह रही हो, लेकिन आस पड़ोस के जो पड़ोसी हैं वो क्या सोचेंगे?
जब उन्होंने तुम्हें आधी रात एक लड़के के साथ देखा। भाई ये बात आपके दिमाग में आई है। मुझे नहीं लगता कि आदित्य ने एक बार भी ये सोचा होगा कि उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। तुम्हें ये ख्याल रखना होगा कि तुम एक लड़की हो, क्योंकि लोगों को उंगली उठाने में वक्त नहीं लगता। लोग उंगली उठाए या ना उठाए, लोग कुछ सोचे या ना सोचे, लेकिन ये सोच आपकी तो है ना पापा। और लोगों की इसी सोच की वजह से बंदिशों की 4 दीवारियों में लड़कियों को चुनवाया जाता है। ये सब लड़कियों के साथ क्यों पापा? बोलिए, सारे प्रतिबंध, सारी बंदिशें सिर्फ लड़कियों के साथ ही क्यों? कभी समाज का डर, कभी लोगों का डर, ये सब क्यों? कब बंद होगा ये सब कुछ पापा? कब ये सोच बदलेगी? बोलिए, कोई जवाब है आपके पास? कब ये सोच बदलेगी? देख लो तुम्हारी बेटी की सोच कहां जा रही है। हर बात को सवालों के दायरे में खड़ा करती है। तो उसमें गलत क्या कह रही है? उसके सारे सवाल सही है। आप उसे डांट कर चुप कर सकते हो, खामोश कर सकते हो, लेकिन ये सवाल तो समाज के लिए भी है ना। समाज को भी इसके जवाब देने पड़ेंगे और समाज उसे दे नहीं पाएगा। जानती है छुटकी, मैंने सोचा था कि घर आकर पापा को बताऊंगी कि मेहंदी की रस्मों में हमने कितना मजा किया, कितना धमाल किया, तो पापा कितना खुश हो। लेकिन देखा ना, आते इतने सारे सवाल शुरू कर। अरे पर आप भी तो बोलती है, तो बस बोलती ही चली जाती है। तो इसमें मैंने गलत क्या किया? अगर आदित्य हमें घर पर छोड़ने आया था तो इसमें उसकी अच्छाई है ना। पर जानती है छुटकी, अगर मैं आदित्य को ऐसे भी पापा से मिलवाती ना, तो वो उससे भी वैसे ही बात करता। अरे दीदी, वो हमारे पापा है, उन्हें हमारी फिक्र है। उन्हें हमारी फिक्र? छुटकी, उन्हें हमारी फिक्र नहीं है, उन्हें हमसे ज्यादा समाज, रीति रिवाज, इन सब की फिक्र कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। बस पापा यही सब सोचते हैं। उफ हो दीदी, अब जाने भी दीजिए इस बात को। कैसे जाने दो छुटकी? क्या करूं? जब भी लड़कियों के बारे में ऐसी बातें होती है ना, तो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये सब लड़कियों के साथ ही क्यों होता है। अगर हमने लड़की बन के जन्म लिया है तो ये कोई अभिशाप है क्या? हमारी गलती है इसमें क्या? हर बात में लड़कियों को दबा कर रखा जाता है। कभी समाज का डर, कभी परंपराओं का डर, सारे डर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए। और यही वजह है छुटकी, जो आज भी लड़कियां आत्मनिर्भर नहीं हो पा रही। आपकी बात तो ठीक है दीदी, और उन्हें कमजोर कहकर उनके दिल में ये बात इस तरह बिठा दी जाती है कि वो खुद को ही कमजोर समझने लगती है, और फिर वो किसी न किसी सहारे की मोहताज बनकर रह जाती है। जानती है छुटकी, मैं तो कहती हूँ जब तक ये समाज के रीति रिवाज ये सब नहीं बदलेंगे, ये सारी मान्यताएं नहीं हटेंगी ना, तब तक लड़कियां आत्मनिर्भर हो ही नहीं पाएंगी। दीदी, आप इतना सोचती कब है? ये समाज, ये परंपराएं, इन सब से किसी को कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन मेरी नजर तो हमेशा इन्हीं बातों पर रहती है छुटकी। हर जगह मुझे यही सब नजर आता है। इन मान्यताओं ने लड़कियों को अपनी जिंदगी खुशी से जीने के लायक ही नहीं छोड़ा है। ओहो दीदी, अब आप अपना मूड ठीक कीजिए, छोड़िए इन बातों को। हम पारुल दीदी के बारे में बात करते हैं। उनकी विदाई कब होनी है? छुटकी, शादी के बाद विदाई तो हो ही जाएगी ना। मतलब वो अहमदाबाद चली जाएंगी? और क्या, अहमदाबाद जाएगी और वहीं से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। फिर तो आदित्य एकदम अकेले हो जाएंगे ना। मम्मी पापा नहीं है तो उन्हें अकेले तो रहना ही पड़ेगा। पर जो भी कहो, आदित्य मुझे बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। ये बात ना पापा के सामने बिल्कुल मत बोलना, ना मतलब तूफान आ जाएगा। कभी तय मतलब परेशान था छो। पता नहीं ये बात मेरे दिमाग से क्यों नहीं उतर पा रही। तने याद छे वसु ने आदित्य की तारीफ की थी, और आज देखो वही लड़का उसे घर तक छोड़ने आ गया। मुझे लगता है कि आपका आपकी बेटियों से भरोसा टूटता जा रहा है। टूटता नहीं जा रहा। अगर तुम इसे रोकोगी नहीं, तुम उसे समझाओगी नहीं, तो भरोसा टूट जाएगा। और मैं किसी बात से उसके साथ बहस नहीं करूंगा।
आपने देखा ना, वसुधा अकेली नहीं थी उसके साथ, रूपल और छुटकी भी तो थे उसके साथ। ऐसे ही होता है निर्मला। वसु घर की सबसे बड़ी बेटी है। जिस रास्ते पे वो चलेगी, दोनों छोटियां उस रास्ते पे चल पड़ेंगी। पता है आपको कि वसुधा कहीं भी जाकर आती है तो वो मुझे सब कुछ बताती है। वहां क्या हुआ, किसने क्या कहा, वो क्या बोली, सब कुछ बताती है मुझे। कोई भी बात नहीं छिपाती मुझसे। क्यों जानते हो? क्योंकि मैंने उससे वो खुलापन दिया है, वो आजादी दी है, इसलिए ताकि वो सब कुछ मुझसे शेयर कर सके। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आज के जमाने में मेरी बेटी कहीं किसी से पीछे रह जाए। अगर उसे ये पता चल गया कि हम उस पर शक कर रहे हैं तो वो वही करेगी जो हम सोच रहे हैं। बच्चों को कभी गुस्सा, नफरत या अविश्वास की डोर से नहीं बांधा जा सकता है। बच्चों को बांधा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ विश्वास की डोर से। एक बात याद रखना निर्मला, कल अगर कोई ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। ये सब लड़की के लिए ही क्यों? लड़कों के लिए क्यों नहीं? समाज की परंपरा मानकर हर लड़की को समझौता करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये कैसी परंपराएं हैं? आपकी ये बातें सुनती हूँ तो मुझे वसुधा की याद आती है भाई। वो भी ऐसी बातें करती है। क्या सोच रही थी? ज्यादा सोचने से नाश्ता बुरा मान जाता है और ठंडा भी हो जाता है। कुछ नहीं सोची थी भाई। आप कहीं जा रहे? हाँ, केटरर के पास। सोचा नाश्ते में 2-4 आइटम बढ़वा लेते हैं। क्या है, शादी में बहुत सारे लोग आते हैं तो किसकी क्या पसंद है क्या पता। लिस्ट तो आपने दे ही दी है। हाँ दे दी है, पर सोचा फिर से एक बार चेक कर लूं। तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? जाओ जाके तैयार हो ना। देखो दोस्त और मेहमान अभी आते ही होंगे। मैं घर पर नहीं हुआ तो कोई तो चाहिए ना उनको वेलकम करने के लिए। और वैसे भी आज पूजा की बहुत सी रस्में होनी है। जी भाई। अब क्या सोच के उदास हो रही हो? कल मेरी विदाई हो जाएगी। उसके बाद ये घर सूना हो जाएगा। अकेले क्या करोगे आप? कल के बाद इस घर में अकेला क्या करूंगा ये तो नहीं पता, लेकिन आज तक जो सुनता आया था कल उसे सच होता हुआ देखूंगा। कल तू पराई हो जाएगी। तू मेरी बहन तो होगी पर कहलाएगी पराई। ऐसा क्यों होता है पारुल? क्यों लड़की के पैदा होने के साथ ही उसे पराई करार कर दिया जाता है? और लड़की को ही क्यों पराई? जिस माँ बाप के घर में वो पलती बढ़ती है, एक दिन अजनबी के घर चली जाती। ये सब लड़की के लिए ही क्यों? लड़कों के लिए क्यों नहीं? ये समाज का कैसा डर रहा है? अब ये परंपरा तोड़ी तो नहीं जा सकती ना भाई। ये सवाल आपके मन में नहीं बल्कि हर उस लड़की के मन में है जो 20 साल अपने पिता के घर में रहती है और फिर उसे एक अनजाने घर पे भेज दिया जाता है जहां उस घर के लोगों को उसे समझदारी के साथ अपनाना पड़ता है और समाज की परंपरा मानकर हर लड़की को समझौता करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। समाज की परंपरा से वो सहमत नहीं है लेकिन फिर भी उसके खिलाफ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती।
परंपरा? ये कैसी परंपराएं हैं? आपकी ये बातें सुनती हूँ तो मुझे वसुधा की याद आती है भाई। वो भी ऐसी बातें करती है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे फाफड़ा सरस। राजा छे। वासु कहाँ है? आज वो कॉलेज जा रही है या नहीं? वो कभी अपना कॉलेज छोड़ेगी? वो तुमने एक बात कहूं? हाँ हाँ बोल। देखिए, आपका हमारा जमाना बहुत अलग था। अब जमाना बहुत बदल गया है। हमें अपने बच्चों की परवरिश आज के जमाने के हिसाब से करनी चाहिए। तू केवा शू मांगे छे? देखिए कि माँ बाप के प्रतिबंध और बंदिश की वजह से बच्चे बागी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि माँ बाप उनके जज्बात समझ नहीं पाते हैं। हमें अपनी लड़कियों के जज्बात को समझना चाहिए। ठीक है। पापा, आई एम वेरी सॉरी। कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो दिख रही छो तुम्हारी पापा। लीजिए, जलेबी लीजिए। जय श्री कृष्ण पापा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ बैठो। पापा एक बात कहूं? जब आप सीरियस होते हैं ना तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब आप हंसते हैं ना तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। हाँ पापा। पापा, आई एम वेरी सॉरी। कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो दिख रही छो तुम्हारी पापा। कल जल्दी आना था तो देर हो गई, और आज तो शादी है, आज तो देर होगी, है ना? पापा, आपको परेशान देख के ना मैं भी परेशान हो जाती हूँ। अगर देर हो भी गई तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, मैं आ जाऊँ। ठीक है? ठीक है। अगर सवारी की कोई समस्या हो तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा तुम लोग को लेने के लिए। या तुम ड्राइविंग सीख लो, मैं कितनी बार कह चुका हूं तुम। ठीक है पापा, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो हम आपको फोन कर देंगे। तुम दोनों इतना धीरे धीरे क्या खा रही हो? जल्दी जल्दी खाओ, कॉलेज जाना भी है, कॉलेज से जल्दी वापस भी आना है। पारुल ने कहा है कि शादी की सारी रस्में करनी है हमें। जल्दी करो, चलो चलो। और अगर घर में देवरानी लानी है तो चर्चा तो करनी पड़ेगी। मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ और आप उसे ढोल बनाकर गले में पहनाने की सलाह दे रही है। कल पारुल के घर पे बहुत मजा आया। शादी का तो माहौल ही एंजॉय करने के लिए होता है। जानती हो, शादी का सारा प्रोग्राम उसने घर से ही रखा है। साफ साफ हिदायत दी है मुझे कि मुझे उसके घर 4 बजे पहुंच जाना है, सारी रस्मों में शामिल होना है। रिकी, तो ऐसा कर, वसुधा के पीछे जा और तू ये देखने की कोशिश कर कि वो किस जगह किस शादी में जा रही है।